अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली तल्ला चौधरी और आप देख रहे हैं ATC 92। नाजरीन आज हमारे साथ जो आज जो पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं वो शोबा तदरीस जर्नलिज़म में 20 साल से उनका ताल्लुक़ है। मौजूदा हाल में वो पंजाब यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और PhD की हुई है उन्होंने जर्नलिज़म में। आइए उन्हीं से मिलते हैं और कुछ जर्नलिज़म के हवाले से सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अच्छा सर, मेरा पहला सवाल ये है कि हमारा जब हम पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें पढ़ाया जाता है कि तहरीक पाकिस्तान आज़ादी में मैस कम्युनिकेशन, जर्नलिज़म, मीडिया या प्रिंट मीडिया का बड़ा अहम किरदार था आज़ादी के अंदर। तो वो जितने भी उस वक्त रिसाले थे, अखबारात थे उर्दू अंग्रेज़ी मीडियम के, वो सारे के सारे इस वक्त नापैद हो चुके हैं। सिर्फ वही हैं जिस तरह की जंग है, डॉन है, जो पाकिस्तान से सिर्फ 1 साल पहले बने, जिनकी 20 साल या 40 साल खिदमात हैं, वो अब मंजर आम पर नहीं है। इसकी क्या वजूहात हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि हमेशा जो जर्नलिज़म की जब बात होती है तो जर्नलिज़म बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा आवाम के हकूक़ के लिए, आवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वहाँ के सियासी निज़ाम के ख़िलाफ़ बोलने के लिए इस्तेमाल होती रही है और इस्तेमाल होती भी है। जहाँ तक सब कॉन्टिनेंट का ताल्लुक़ है तो उसमें तो जो जर्नलिज़म यहाँ पर वजूद में आई, ज़ाहिरी बात है, तो जैसे ही वो एक प्लेटफॉर्म यहाँ के लोगों को मैसर हुआ तो उसमें जो सबसे बड़ा उनका उस वक्त का मसला था वो आज़ादी हासिल करने का था, या ब्रिटिश अम्पायर की यहाँ पर जो एट्रॉसिटीज़ थी या मज़ालिम थे उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना था। तो इसीलिए जितने लोग भी जर्नलिज़म के शोबे से वाबस्ता हुए उन्होंने इसको तहरीक आज़ादी हिंद के लिए या सब कॉन्टिनेंट की आज़ादी के लिए इस्तेमाल किया। उसमें मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद एक बहुत बड़ा नाम है, मौलाना हसरत मोहानी ने बड़ा काम किया, ज़मींदार अखबार के हवाले से मौलाना ज़फ़र अली खान साहब का बड़ा काम है, इसी तरह से जो है वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर का बड़ा काम है। तो ये बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने यहाँ पर जितना भी जर्नलिज़म को लेकर, सहाफ़त को लेकर काम किया वो सारे का सारा आज़ादी हिंद के लिए था। अब दूसरी बात यह कि इन लोगों के पेश नज़र कभी भी माली मफादात नहीं थे, यानी माली जो कोई प्रॉफिट की शक्ल आप कहिए या आमदनी की शक्ल कहिए, वो इनके लिए एक बाई प्रोडक्ट थी कि ठीक है हो जाएगा तो देख लेंगे। वरना उल्टा इन लोगों ने आवाम से चंदा करके, अपने दोस्तों चंदा करके बहुत दफ़ा हुकूमत की तरफ से नाफिज किए गए जुर्माने अदा किए। इस तरह पेपर्स को शुरू करने के लिए जब ज़रूरत पड़ी तो अपने दोस्त अहबाब से मदद ली, और फिर सिर्फ़ लिखने की वजह से, यानी बरतानवी हुकूमत के ख़िलाफ़ लिखने की वजह, और वो सिर्फ़ और सिर्फ कोई ज़ाती मफाद नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों पर, यहाँ के मुस्लिम, सिख, बिला तफरीक रंग नस्ल मज़हब जितने लोगों पर मज़ालिम हो रहे थे, उन मज़ालिम को लिखने की बुनियाद पर इनको ईवन कैद भी किया गया और 6-6 महीने, साल ये लोग जेल में भी रहे। तो जर्नलिज़म का जो उस वक्त का आप कहिए कि जो ऑब्जेक्टिव था वो वही ऑब्जेक्टिव था जो जर्नलिज़म से जुड़ा हुआ है, जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्टिव है कि आवाम पर होने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए, अवामी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाई जाए। और जैसे हम कहते हैं कि मीडिया तो दरअसल एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन सेंसेस है। जैसे मैं एक आम इंसान हूँ और मैं दूर तक नहीं देख सकता क्या होता है किसी शहर में, क्या हो रहा है मुल्क में, या मैं अपनी इस समाज से नहीं सुन सकता, तो मीडिया मेरी हेल्प करता है कि वहाँ पर होने वाले वाक़े को अपनी आँख से देखकर मुझे दिखाता है, अपने कान से सुनकर मुझे सुनाता है और मेरी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाता है। तो इस तरह जो है ये जो उसका असल जो किरदार था वो जर्नलिज़म अदा कर रही थी। अब जो बाद में नहीं हुआ तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आज़ादी हासिल होने के बाद जो मीडिया को अगला काम करना चाहिए, जिसे हम कहते हैं कि मीडिया की डेवलपमेंट अप्रोच होती है कि वो तरक्की के लिए काम करता है, वो करने की बजाय वो अफराद ने उसको अपनी तरक्की के लिए इस्तेमाल करना ज़्यादा शुरू कर दिया। और उसकी बहुत सारी सियासी वजूहात भी हैं जो एक लंबा मौजू है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो नया एक मुल्क बना उसके अंदर जो एक अगला स्टेप तय करना चाहिए था मीडिया को कि वो यहाँ की तरक्की को बर्पा करने में साथ ठहरता और उसको आगे लेके आता और आवाम को मज़ीद मैच्योर करता, वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली मीडिया ये काम अपना नहीं कर सका, जिसकी वजह से ही मीडिया, जिसे कहना चाहिए कि तरक्की का अमल भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है सारे का सारा। तो सर मेरा आज मौजूदा हालात के हवाले से सवाल है कि हमारा मीडिया हमारे असल जो मसाइल हैं उनको उजागर नहीं करता, किसी एक शख्सियत के पीछे लग जाता है और उसकी ज़ाती मफाद को या उसकी ज़ाती खामियों को उजागर करता है, या कहीं पर बड़े बड़े जो बिज़नेस टाइकॉन हैं अगर उनके एरिया में कोई मसले मसाइल होते हैं तो हमारा मीडिया वहाँ पे खामोशी अख्तियार करता है। इसकी क्या वजूहत है? देखिए, इसको भी आपके पहले सवाल के साथ हम लिंक करेंगे। उस वक्त जो जर्नलिज़म लोग करने आए थे वो इतना ज़ाती मफादात के ताबे नहीं थे, इतना सरमाया परस्ती के साथ जुड़े हुए नहीं थे, कमर्शलाइजेशन इतनी चीज़ों की नहीं थी, कैपिटलिज़म इतना ताकतवर नहीं था। 47 से लेकर आज तक और बिलखसूस पिछले जो 20 साल गुजरे हैं
उसमें जिस हद तक यहाँ कंज्यूमरिज्म मजबूत हुआ है, जिस तरह से यहाँ कैपिटलिज्म मजबूत हुआ है, जिस तरह से यहाँ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस मजबूत हुई हैं, तो वो जो असल में एडवर्टाइज़र है, जो रेवेन्यू देने वाला है और जो रेवेन्यू लेने वाला है, उन दोनों के सामने जो सबसे बड़ा हदफ है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह बनी है कि जब से मीडिया ख़ास और पिछले 20 साल में प्राइवेट हुआ और दूसरी तरफ कंज्यूमरिज्म पूरे अरूज पे आया और साथ ही मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का एक मार्केट शेयर बढ़ा, तो इस सारे मंजरनामे के अंदर जो मीडिया की ड्रामा था, चाहे वो फिल्म थी, चाहे वो यानी अदब का कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही थी, चाहे वो आपका जिसे कहना चाहिए फ़ीचर कॉलम लिखा गया, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा मौजू यानी काम करने के पीछे जो मतमा नज़र रहा या मकसद रहा, वो अखबार के लिए, रेडियो के लिए, टीवी के लिए भी प्रॉफिट था, और जो लोग उसको स्पॉन्सर करने वाले थे उन्होंने भी उसी तरह के कंटेंट को स्पॉन्सर किया जिससे उनके मफादात को तहफ़्फ़ुज़ मिले। तो इस सारी गेम के अंदर अवामी हकूक़ पीछे रह गए और एडवर्टाइज़र के और मीडिया मालकान के माली मफादात उसके ऊपर आके जो है गलबा हासिल कर रहे हैं। सर, आपने GC, FC, इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और इस तरह के बड़े बड़े इदारों में पढ़ाया। आपने एक जर्नलिज़म का एक सफ़र तय होते हुए देखा, प्रिंट मीडिया से जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सारा जर्नलिज़म शिफ्ट हुई, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की तरफ मीडिया शिफ्ट हो रहा है, तो आप अपने तलबा को इस हवाले से क्या ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, या आने वाले जो तालिब इल्म होंगे उनके लिए आपकी क्या नसीहत होगी? असल में जर्नलिज़म का ये सफ़र यकीनन बहुत लंबा है, 200-250 साल पे मुहित है, और ख़ास तौर पर जो इसमें एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है इंटरनेट आने के बाद, और ख़ास तौर पर ये पिछली जो एक दहाई के अंदर सफ़र तय हुआ है। और फिर भी अगर उसमें टू बी मोर प्रीसाइज़ अगर हम पिछले 7-8 साल की बात करें, जब से ये अपॉर्चुनिटी मिली है आपको यूट्यूब की शक्ल में, फ़ेसबुक की शक्ल में और इस तरह बाकी फोरम्स की शक्ल में, तो मेरे ख़्याल में तो ये एक ब्लेसिंग है और ये एक नई अपॉर्चुनिटी है यूथ के लिए। अब ज़ाहिरी बात है कि अब तक तो ये सूरत हाल बन चुकी थी कि हमारे मीडिया के निकलने वाले स्टूडेंट्स एक तरह से ग़ुलाम बनते जा रहे थे यहाँ के मीडिया के मालकान के। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो इंसान की जहन की गिरा खोली है और जो ये नया फोरम्स डेवलप हुआ है, तो इसने एक मौका दिया है कि एंटरप्रेन्योरशिप की चीज़ को इस्तेमाल करते हुए, यानी एक सेल्फ़ एम्प्लॉयड होते हुए उनके लिए आगे बढ़ने का मौका मिला है। हमने जब आज से 20-22 साल पहले यूनिवर्सिटी की एजुकेशन मुकम्मल की तो हमारे पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, ये तो छोड़ें बल्कि प्राइवेट मीडिया भी नहीं था। तो अब जो प्राइवेट मीडिया के दौर में इतना बड़ा टैलेंट गया है, वो सारे का सारा ग़ुलाम बन के मफलूज होकर रह गया है मालकान की मर्ज़ी के साथ। अब इस वक्त एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसमें इस अपॉर्चुनिटी में एक सबसे बड़ी बात जो है कि हम क्या कर रहे हैं। हमारा तो जैसे अब स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ के नाम से पंजाब यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है, बल्कि उसका जो नया नाम है स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ है। उसके तहत डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म जिससे मेरा ताल्लुक़ है, ऐसे डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल मीडिया है, डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ है। तो हम तो सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर जो लोगों को पढ़ा रहे हैं, और इस तरह बाकी भी 3 और डिपार्टमेंट्स हैं, फिल्म स्टडीज़ का डिपार्टमेंट है, एडवर्टाइजिंग PR का डिपार्टमेंट है, थ्योरी रिसर्च का डिपार्टमेंट। तो हम तो लोगों को अब इस बात पे ट्रेंड भी कर रहे हैं और उनसे कह भी रहे हैं अपने तलबा को, और उनके लिए सेशंस भी रखते हैं कि वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं। ठीक है, लोग जॉब्स की तरफ भी जाएं, लेकिन वो सेल्फ़ एम्प्लॉयड हों। लेकिन इस शोबे के अंदर अभी बहुत सारा काम होने वाला है कि जो लोग सेल्फ़ एम्प्लॉयड हो रहे हैं, वो भी जो हम पीछे अभी गुफ्तगू कर रहे हैं, वो भी कहीं ज़ाती मफादात उनके ऊपर गालिब ना आ जाएँ, क्योंकि अगर ये मामला भी वो हुआ तो ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा। तो इसीलिए अब एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए बहरहाल काम हो रहा है, रिसर्च हो रही है, स्टूडेंट से बातचीत हो रही है, इसका सिलेबस भी डिफ़ाइन किया जा रहा है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर इसके ऊपर वाज़े तौर पे ट्रेंड लोग इसके अंदर आ गए, या कम से कम उनका एकेडेमिया के साथ ताल्लुक़ बन गया, जो लोग यूट्यूब पे अब काम कर रहे हैं उनको अशद ज़रूरत है कि वो एकेडेमिया के साथ मिलें, बैठें और अपनी चीज़ों को बेहतर करें, ताकि अगर ये जो नई अपॉर्चुनिटी आई है कहीं ऐसा ना हो कि इसको भी एडवर्टाइज़र या इसको भी स्पॉन्सर ऐसा इस्तेमाल करे कि पहले से ही मामला ज़्यादा ख़तरनाक हो जाए। सर, वक्त की कमी की वजह से मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, सर CSS के हवाले से वहाँ पर अगर जेंडर स्टडीज़ और क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट रखे जाएं और इनके साथ मैस कम्युनिकेशन रखी जाए, तो जेंडर स्टडीज़ और साथ में जो क्रिमिनोलॉजी है वो कम अरसा पढ़ने के साथ ज़्यादा नंबर आते हैं, लेकिन मैस कम्युनिकेशन अगर ज़्यादा अरसा भी पढ़ें तो उसके मार्क्स कम आते हैं। इसकी क्या वजह है? वो मैंने जानबूझ के उधर रखा है, आप परेशान ना हो, वो मैं ऐसे करता होता हूँ। तो असल में बात यह है कि जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक़ है कि मैथ्स कम्युनिकेशन में नंबर क्यों कम आते हैं, मेरे ख़्याल ये है कि जो पेपर्स CSS के लेवल के ऊपर बनते हैं, मुझे भी इत्तफ़ाक़ हुआ है कुछ पेपर्स बनाने का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का, तो वो पेपर्स असल में जिस तरह की क्वालिटी डिमांड कर रहे होते हैं, शायद वो क्वालिटी
जवाब लिखने वाले प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसका ताल्लुक सब्जेक्ट से नहीं है, बल्कि असल में जो क्वालिटी चाहिए होती है पेपर्स में, क्योंकि हमारा पेपर इंतहाई सेंसिटिव होता है, हमारा सब्जेक्ट इंतहाई सेंसिटिव है इस सेंस में कि हम एक पूरे का पूरा वर्ल्ड व्यू जिसे कहते हैं वो बंदे का चेक हो जाता है पेपर में जब वो पेपर अटैम्प्ट कर रहा होता है। तो करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस हों या मीडिया की थ्योरी के हवाले से क्वेश्चंस हों या मीडिया की वर्किंग के हवाले से क्वेश्चंस हों, जब वो क्वेश्चंस अटैम्प्ट होकर आते हैं तो उस क्वेश्चंस के आंसर से पूरी की पूरी एवेल्यूएशन हो जाती है कि बंदे का वर्ल्ड व्यू क्या है। तो इसीलिए मेरे ख्याल में इसमें जो नंबर्स आने का मामला है CSS के अंदर, उसमें तो जो बेहतर अगर जो टीचर मैसर आ जाएँ और बेहतर डिस्कशन हो जाए और सवालात को याद करने की बजाय जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हमारे मीडिया में हैं और उसकी जो इम्प्लिकेशन है उसकी बारीकियों को समझ लिया जाए, तो फिर ये नंबर आने वाला मामला भी ऐसा नहीं रहेगा। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि एक बंदा जो जर्नलिज़म का सब्जेक्ट लेके या कम्युनिकेशन स्टडीज़ का सब्जेक्ट लेके CSS का पेपर तैयार करता है, मेरा ये ख्याल है कि उसको उस वक्त हो सकता है नंबर कुछ कम भी मिले, फ्यूचर में उसको इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होना है कि जब वो अमली ज़िंदगी में जाएगा, अपनी अमली ट्रेनिंग में जाएगा और अगर वाकई उसने तैयारी की है, पढ़ा है और वो इस बैकग्राउंड से नहीं भी है और उसको फ्यूचर में पढ़ेगा, तो ये सब्जेक्ट उसको हमेशा पे करता रहेगा चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करने में, मीडिया की वर्किंग को समझने के हवाले से, और फिर अगर उसको मौका मिलेगा तो मीडिया को बेहतर इस्तेमाल करने के हवाले से भी वो कोई ना कोई अपना मस्बत किरदार अदा कर सकता है। तो इस तनाजुर में जर्नलिज्म के सब्जेक्ट को लेना भी चाहिए और तैयार भी करना चाहिए। नंबर्स के आने का ताल्लुक बहरहाल उसकी बारीकियों को समझने से, और वो डिपेंड करता है कि किस ट्रेनर से उसने ट्रेनिंग ली है पेपर को तैयार करने की और पेपर को अटैम्प्ट करने की। सर बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, हम थे प्रोफेसर अकरम सोमनी साहब के साथ। अगर आपके सवालात हों मैस कम्युनिकेशन में अपना करियर बिल्ड करने के लिए या CSS के अंदर मुश्किलात आती हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। हम इस तरह की एक और न्यू वीडियो बनाएंगे और बनाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।